नमस्कार। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है विकास में राज्य और बाजार की भूमिका और आर्थिक सुधार। आज हम विकास और बाजार की परिभाषा समझने के साथ ही बाजार के विकास में राज्य व निजी क्षेत्र की भूमिका को भी समझेंगे। इनके अलावा विकास की रफ्तार बढ़ाने में आर्थिक सुधारों की भूमिका तथा देश में आर्थिक सुधार लागू होने की परिस्थितियों तथा उनके गुण दोष की भी चर्चा करेंगे। आर्थिक सुधार लागू हुए हालांकि 26 साल बीत चुके, मगर कभी आंतरिक राजनीतिक कारणों और कभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण इन्हें लागू करने का सिलसिला रुक रुक कर ही चल पाया है। आइए देखते हैं कि इन विषयों को कैसे समझा जा सकता है। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं हिमांशु डबराल, जो लंबे समय से पत्रकारिता और अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, और मैं हूं योगिता सिंह। आज के इस व्याख्यान में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। राज्य और विकास को समझना, राज्य एवं सामाजिक विकास पर चर्चा, राज्य एवं आर्थिक विकास को जानना, राज्य के दायित्व को समझना, बाजारवाद हो अथवा व्यापारवाद पर चर्चा, विकास और बाजार पर चर्चा, पूंजी बाजार को जानना, आर्थिक सुधार और भारत को समझना, सुधारों के स्वरूप को जानना। विकास का अर्थ है यथास्थिति को तोड़कर आगे बढ़ना। इसलिए भारत जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में विभिन्न राजनीतिक इकाइयां अथवा दल निश्चित समयावधि बीतने पर चुनाव के दौरान मतदाता के सामने विकास संबंधी अपना एजेंडा पेश करके जनमत हासिल करते हैं। मतदाता अर्थात जनता को जिसका आर्थिक विकास कार्यक्रम पसंद आता है वो उसे सत्ता सौंप देते हैं। विकास की किताबी परिभाषा तो निश्चित अथवा वर्तमान स्थिति से ऊपर की ओर प्रगति, परिवर्तन और उन्नति है। साथ ही प्रगति अथवा विकासात्मक परिवर्तन की यह मात्रा और गुण दोनों साफ साफ मापने योग्य होनी चाहिए, तभी विकास हुआ माना जाएगा। विकास कार्यक्रमों से समाज के हर तबके को लाभ मिलना आवश्यक है, भले ही उसकी मात्रा कम हो। उसमें हिस्सेदारी से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए, भले ही विकास की गति थोड़ी मंद हो। इस संबंध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यह उक्ति बहुत उपयोगी है। विकास वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान की रोशनी बिखेरने में सफल हो। यही विकास की दिशा और दशा के सही होने को आंकने का सटीक पैमाना है। विकास में राज्य की भूमिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं सामाजिक विकास और आर्थिक विकास। सामाजिक विकास के लिए राज्य प्रत्यक्ष रूप में जवाबदेह है। इसकी वजह है वित्तीय और संस्थागत संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण। बिना इन दोनों उपादानों के सामाजिक विकास असंभव है। इसलिए वित्तीय तथा गुणवत्ता सुधारने के संसाधनों का सकारात्मक प्रयोग करके राज्य द्वारा सामाजिक विकास को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत में सारे सार्वजनिक संसाधन केंद्र और राज्य सरकारों के हाथों में बटे हुए हैं। इसलिए विकास के प्रति केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकारों की समान प्रतिबद्धता आवश्यक है। सरकार के प्रत्येक विभाग में उत्तराधिकार क्रम के साथ ही साथ उत्तरदायित्व यानी काम का बंटवारा भी स्पष्ट होना चाहिए। इस तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करने को निरीक्षण तंत्र ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक सरकारी भागीदार द्वारा अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करने की निरपेक्ष जांच कर सके। ब्राजील जैसे कुछ देशों में तो बाकायदा कानून बनाकर नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा का अधिकारी बनाया गया है। उसे लागू करने के लिए स्वास्थ्य निधि स्थापित की गई है। समुचित सामाजिक विकास के लिए परिस्थितियों, भूगोल तथा जनसंख्या घनत्व की विविधता के आधार पर हरेक व्यक्ति के लिए प्रबंध करना आवश्यक है। सभी योजनाओं के क्रियान्वयन और वित्त की व्यवस्था करना राज्य की ही जिम्मेदारी है।
साथ ही कार्यक्रमों में की गई कल्पना के अनुसार योजनाएं सही व्यक्ति तक और निर्धारित स्वरूप में पहुंचाने की निगरानी भी जरूरी है। सामाजिक विकास का अर्थ बहुआयामी है। इसे हालांकि पूर्व निश्चित परिभाषाओं या सीमाओं में बांधना कठिन है, क्योंकि सामाजिक विकास तो सर्वांगीण प्रक्रिया है। इसके भीतर तत्कालीन समाज की समस्त संरचना जैसे आयु, लिंग, संपत्ति तथा परिवार, समुदाय, जाति, वर्ग, धर्म, शिक्षा जैसी संस्था भी सिमटी हुई है। आदिवासी समाज की संरचना, रीति रिवाज आदि किसी भी आधुनिक समाज से एकदम भिन्न होना स्वाभाविक है। जनजातीय समाज सामान्यतः कुल, परिवार, रक्त संबंध, कबीलों आदि पर आधारित होता है। इसके मुकाबले आधुनिक समाज का गठन आर्थिक और जातीय आधार पर बेहद जटिल और विस्तृत है। वर्तमान संदर्भ में शिक्षा के प्रसार से समाज में आई जागरूकता और समृद्धि को ही विकास का पैमाना माना जाता है। यह धारणा आधुनिक और उत्तर आधुनिक समाज की देन है। शिक्षा ने समाज में तर्क की भावना पैदा करके धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीयता के बंधनों को कमजोर किया है। साथ ही महिलाओं और विभिन्न पिछड़े समूहों की स्थिति में भी परिवर्तन किया है। इससे सामाजिक उत्तराधिकार के क्रम में उनकी स्थिति सुधरी है। विकास के चौतरफा असर से वंचित तबकों ने भी प्रगति की है। विकास ने समाज में नई संरचनाओं और संस्थाओं को भी आकार दिया है, जिससे उसका महत्व परिलक्षित होता है। लोग जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं, उनका मानसिक बौद्धिक स्तर ही नहीं, सामाजिक नजरिया भी विस्तृत हो रहा है। नए आर्थिक अवसर और प्रौद्योगिकी जनित नए कार्यक्षेत्र भी पैदा होकर बढ़ रहे हैं। लोग जहां काम का महत्व समझ रहे हैं, वहीं अपने अधिकारों की जानकारी उन्हें प्राप्त करने और उनकी सुरक्षा को लेकर भी संवेदनशील हो रहे हैं। सामाजिक संबंधों में शिक्षा ने आमूल परिवर्तन करके लोगों को पारंपरिक बंधनों व रूढ़ियों से मुक्त किया है। महिलाएं भी अब अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में बराबरी से काम कर रही हैं। लड़कियों को पढ़ाने लिखाने, नौकरी कराने और उनके विवाह के मामले में भी सामाजिक नजरिया बदला है। विकास जनित जागरूकता ने ही लोगों और समूहों को कानूनों के प्रति जागरूक किया, जिससे जनहित याचिकाएं, न्यायिक सक्रियता आदि नई सकारात्मक प्रवृत्तियां सामने आई हैं। इनसे एक ओर जहां आम लोगों को न्याय मिलना आसान हुआ है, वहीं पर्यावरण, मानवाधिकार जैसे सामूहिक हित के अनेक मुद्दों पर आमजनों को राहत मिली है। केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होना पड़ा है और उनसे संबंधित कानूनों का निर्माण करना पड़ा है। भारत इस मामले में विलक्षण है कि यहाँ आर्थिक और राजनीतिक विकास के साथ ही सामाजिक पिछड़ापन और सामंती समाज की प्रथाएं भी धीरे धीरे दूर हो रही हैं, जबकि ईरान, सऊदी अरब, बहरीन आदि देश इसके अपवाद हैं। वहाँ अर्थव्यवस्था तो खूब विकसित है, मगर लोगों को नागरिक स्वतंत्रता नहीं है। महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी सीमित है। भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक विकास होने के बावजूद सामाजिक बुराइयां जैसे दलितों पर अत्याचार, कन्या भ्रूण हत्या, जातीय वैमनस्य, महिलाओं का खराब स्वास्थ्य और शिक्षा से दूरी आदि प्रवृत्तियां घटने की रफ्तार अभी मंद है। गरीबी और भुखमरी की समस्या आदि से सामाजिक विकास की कछुआ गति का ही भान होता है। विकसित राष्ट्र की पायदान पर खड़े होने के लिए देशों के लिए कई मानक तय हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक प्रगति। इसके तहत प्रति व्यक्ति आय में लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए, साथ ही गरीबी भी निरंतर घटनी चाहिए। निजी उद्योगों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बड़े पैमाने पर पैदा होने चाहिए। बुनियादी सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी आदि सेवा सभी नागरिकों को निरंतर मिलनी चाहिए। देशों, क्षेत्रों या व्यक्तियों की आर्थिक दशा में समृद्धि को ही आर्थिक विकास कहा जा सकता है। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जो जन समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर सुधारने के लिए अपनाए जाते हैं।
आमतौर पर आर्थिक विकास की समझ अर्थव्यवस्था में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी, व्यक्तिगत वास्तविक आय में वृद्धि तक सीमित है। विकास और प्रति व्यक्ति आय का स्तर और गतिशीलता का सूचक है। आर्थिक विकास संकेतक के रूप में पूर्ण विकास दर का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत के आर्थिक विकास में राज्य अर्थात सरकार ने समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद जब 50 और 60 के दशक में देश में निजी पूंजी का अभाव था, तब केंद्र और राज्य सरकारों ने सार्वजनिक पूंजी से बिजली घर, इस्पात कारखाने, बिजली उत्पादन उपकरण कारखाने और बड़ी सिंचाई तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण किया। अलबत्ता 20वीं सदी के आखिरी दशक में हमने बाजारवादी उदार आर्थिक नीतियों को अपनाकर अर्थव्यवस्था के बंधन ढीले कर दिए। इसका कारण जहां भारतीय अर्थव्यवस्था की बदली प्रकृति और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को ठहराया गया है, वहीं राज्य की बदलती भूमिका भी महत्वपूर्ण कारक रही है। बाजारवादी दृष्टिकोण के अनुसार 1991 से ही भारत द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई। उसमें घरेलू कारोबार नियमों को उदार बनाने, आयात शुल्क घटाने, उचित विनिमय दर नीतियां बनाने तथा विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने जैसे प्रमुख हथकंडे अपनाए गए। अर्थशास्त्रियों नागराज, विरमानी और सुब्रमण्यम के अनुसार उदारीकरण के एक दशक पूर्व ही भारत में आर्थिक विकास की दर तेज होने लगी थी। साथ ही उदारीकरण में आर्थिक सुधारों से औद्योगिक उत्पादन में तेजी के बजाय कुछ गिरावट ही आई। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा है कि उदारीकरण का लाभ सभी भारतीय राज्यों को बराबर नहीं मिला। इसकी वजह यह है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को सीमित रूप से ही अपनाया। अनेक विकासशील राज्यों के उदारीकरण के अनुभव मिश्रित रहे हैं। भारत के आर्थिक संदर्भ में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, सन 1980 के आसपास अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति। दूसरी, बाजारवादी दृष्टिकोण के बजाय भारत में आर्थिक विकास की सफलता व असफलता में राज्य की भूमिका। अर्थशास्त्रियों के अनुसार यहाँ राज्य ने बाजारवादी नीति के स्थान पर व्यापारवादी नीति अपनाई है। इसमें 1980 से वामपंथ के प्रति झुकाव और पूंजीवाद विरोध से छुटकारा पाने, आर्थिक विकास पर ध्यान देने तथा भारतीय पूंजी को महत्व देने पर जोर दिया गया। दक्षिण कोरिया और ब्राजील जैसे विकासशील देशों में भी औद्योगिक विकास तेज होने का कारण राज्य द्वारा आर्थिक विकास के लिए पूंजीपतियों के पक्ष में और मजदूरों के विरुद्ध जबरदस्त हस्तक्षेप ही माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि साल 1950 से 1980 के मध्य विकास की गति धीमी होने की वजह राज्य द्वारा बाजारवाद को अस्वीकार करना नहीं, बल्कि विकास के राज्यवादी मॉडल के अनुरूप राज्य के पर्याप्त हस्तक्षेप की कमी थी। बाजारवाद को नए उद्यमियों तथा ग्राहकों को आकर्षित करने का उपकरण माना जाता है, जबकि व्यापारवाद में पहले से चली आ रही उत्पाद प्रणालियों और उत्पादों को ही प्रश्रय मिलता है। बाजारवाद में संसाधनों को ज़रूरत के हिसाब से आवंटित करने और प्रतिस्पर्धा आधारित उत्पादन एवं व्यापार से विकास में वृद्धि का सिद्धांत निहित है। इसी सिद्धांत ने 1980 से 1990 के दशक में वाशिंगटन सहमति पैदा करवाई। इसके तहत 1950 व 1960 के दशक में विकास के लिए राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप की आलोचना करते हुए यह सुझाव दिया गया कि यदि राज्य न्यूनतम आर्थिक हस्तक्षेप करे और पूरी दुनिया के उद्यमियों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोल दे, तो उनका आर्थिक विकास कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसा करने में नाकाम रहने पर राज्य को वित्तीय व व्यापारिक असंतुलन झेलना पड़ेगा। इसके साथ दिए गए सुझाव हैं: सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण, सब्सिडी में कटौती, मूल्य निर्धारण में हस्तक्षेप, मुद्रा का अवमूल्यन तथा विदेशी पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करने जैसे उपाय किए जाएं। उनका मानना था कि प्रतिस्पर्धात्मक, खुली
और परंपरागत अर्थव्यवस्था खुद ही सकारात्मक परिणाम देने लगेगी। इनकी बदौलत आर्थिक विकास दर, रोजगार के अवसरों, ग्रामीण क्षेत्रों की तरक्की में खुद ब खुद तेजी आएगी, जिनसे क्षेत्रीय असंतुलन मिटेगा और विकास की रोशनी दूर दराज तक पहुंचेगी। बाजारवाद संबंधी आर्थिक नीतियां लागू करने में आर्थिक मंदी व घरेलू राजनीतिक कठिनाइयां आने का अंदेशा देखकर इसके समर्थकों ने सुधार काल में विकासशील देशों को बाहर से समर्थन देने का सुझाव भी दिया। आधुनिक आर्थिक जीवन में बाजार की भूमिका केंद्रीय है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं से संबंधित गतिविधियों की बाजार के बिना कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। बाजार का अर्थ आमतौर पर उस स्थान से लगाया जाता है जहां वस्तुएं खरीदने और बेचने के लिए लाई जाती हैं। हालांकि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का तात्पर्य किसी विशेष स्थान से नहीं है। उसमें बाजार समूचा तंत्र है जिसके माध्यम से क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे से संपर्क करते हैं और आपसी रजामंदी से तय मूल्य पर वस्तुओं को खरीदते अथवा बेचते हैं। अर्थशास्त्री हालांकि बाजार को अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार बाजार सिर्फ क्रेता और विक्रेता के परस्पर मिलने वाले स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं को आपस में मिलाने वाली हर एक गतिविधि बाजार ही है। इस हिसाब से तो अखबार में छपे अथवा टीवी पर दिखे विज्ञापन को भी बाजार कहा जा सकता है। पूंजी बाजार की अर्थव्यवस्था की विकास दर बनाए रखने और उसे बढ़ाने में अहम भूमिका है। निवेश के लिए यह धन जुटाने का उद्योगों के वास्ते महत्वपूर्ण साधन है। यह देश की अर्थव्यवस्था में निवेश का स्थिर और कारगर स्रोत है। इससे विकास की संभावनाओं को लंबे समय तक प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। उत्पादक संपत्तियों में निवेश के लिए इसके लिए बचत को बढ़ावा मिलता है। पूंजी बाजार दरअसल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक भी बनता है। इसकी सहायता से किसी भी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर और अधिक प्रभावी, नवीन और प्रतिस्पर्धी बाजार के रूप में बदला जा सकता है। पूंजी बाजार वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के साथ साथ अर्थव्यवस्था में जोखिम को घटाता है। ऐसा यह जोखिम को विभाजित करने की अनुमति देकर करता है। इससे जोखिम प्रबंधन का माध्यम भी उपलब्ध होता है। नियमबद्ध और व्यवस्थित पूंजी बाजार से बेहद उपयोगी और सटीक सूचना प्राप्त होती है। यह नियम और सिद्धांतों पर आधारित व्यापारिक वातावरण का समर्थन करता है। प्रौद्योगिकीय प्रगति और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में पूंजी बाजार ने हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही इससे तरल बाजार से भी दीर्घकालीन वित्त पोषण अवधियों वाली सघन पूंजी परियोजनाओं के लिए पैसा प्राप्त करना संभव हुआ है। पूंजी बाजार की यह भूमिका 18वीं सदी के दौरान हुई औद्योगिक क्रांति में सच साबित हुई और आज भी यही स्थिति है। पूंजी बाजार का अस्तित्व भारत में भी बहुत गहरा और विस्तृत है। इससे देश के विकास को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। भारत यदि अपने पूंजी बाजार को और अधिक विकसित करता है तो कंपनियों के लिए वित्त के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए निवेशकों की बचत को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। पूंजी बाजार बाहरी वित्त के लिए भी बहुमूल्य स्रोत है। भारतीय पूंजी बाजार को हमेशा छोटा बाजार समझा जाता है। शायद इसीलिए इसके विकास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर करीब 10 साल से भारतीय शेयर बाजारों में भारी अंतर्राष्ट्रीय निवेश हो रहा है। इससे भारतीय बाजार की नई छवि बनी है। भारतीय बाजार को अब स्थैतिक के बजाय असीम अवसरों और संभावनाओं से भरे वैश्विक निवेश समुदाय के रूप में आंका जा रहा है। अब बात करते हैं आर्थिक सुधार और भारत के विषय में। भारत में आर्थिक सुधारों को घोषित रूप में जुलाई 1991 से लागू किया गया। तब से आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट व व्यापक रूप में लागू हुई है।
इसके तहत उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए। इस प्रकार भारत में आर्थिक सुधार लागू हुए 26 साल बीत चुके हैं। इसके पहले देश में नए कारोबार को शुरू करने के लिए लाइसेंस, परमिट अथवा कोटा लेना पड़ता था। अनेक प्रकार के आर्थिक नियंत्रण लागू थे। लाल फीताशाही हावी थी। अर्थव्यवस्था में खुलेपन का अभाव था। संयोग से 1991 में भारत के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया था। हमारा विदेशी विनिमय कोष केवल 2 सप्ताह के आयात के लायक शेष बचा था। मुद्रास्फीति की दर दहाई को छू रही थी। बजट घाटा बेकाबू हो गया था और भारत की आर्थिक साख पर बट्टा लग गया था। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उदारीकरण अपनाया। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्थिरीकरण कार्यक्रम और ढांचागत समायोजन कार्यक्रमों को अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारा। वित्तीय प्रबंधन में स्थिरीकरण कार्यक्रम तत्कालिक होता है और इसका जोर मांग प्रबंधन पर होता है ताकि मुद्रास्फीति व बजट घाटे को नियंत्रित किया जा सके। ढांचागत समायोजन कार्यक्रम मध्यावधि होता है और इसमें पूर्ति प्रबंधन पर बल दिया जाता है तथा सभी आर्थिक क्षेत्रों जैसे राजकोषीय क्षेत्र के अलावा उद्योग, विदेश व्यापार, वित्त, बुनियादी ढांचा, कृषि, सामाजिक क्षेत्र आदि सभी में व्यापक परिवर्तन व सुधार करके अर्थव्यवस्था को कार्यकुशल, प्रतिस्पर्धी व आधुनिक बनाने की कोशिश की जाती है। इसके जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की राह आसान की जाती है। साथ ही उसमें अधिक खुलापन व कार्यकुशलता लाने का रास्ता साफ किया जाता है। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया द्विपक्षीय है। इसका एक पक्ष आंतरिक है और दूसरा बाहरी होता है। आंतरिक पक्ष में अर्थव्यवस्था को घरेलू मोर्चों पर मजबूत बनाया जाता है, जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन आदि का विकास किया जाता है। बाहरी रूप में विदेश व्यापार, विदेशी पूंजी व विदेशी टेक्नोलॉजी की आवक बढ़ाकर वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। भारत की खासियत यह रही है कि हमने इसे अंधाधुंध लागू करने की बजाय सीमित गुण आधारित व चुनिंदा क्षेत्रों में करने की नीति अपनाई। इसे कैलिब्रेटेड ग्लोबलाइजेशन की नीति कहा जाता है। इसके अंतर्गत विदेशी सहयोग लेते समय यह बाकायदा देखा गया कि इससे स्वदेशी उद्योगों को कोई क्षति न पहुंचे। वैश्वीकरण को ताबड़तोड़ लागू करने से घरेलू उद्योग खतरे में पड़ सकते थे, इसलिए आवश्यक सावधानी बरती गई। उदारीकरण व वैश्वीकरण की प्रक्रिया लागू करने से विकासशील देश का सीधा संपर्क विकसित देशों से होता है। दोनों की विकास क्षमता एवं संभावना तथा टेक्नोलॉजी की गति में भिन्न होती हैं। इसलिए आर्थिक सुधारों को लागू करने के क्रम में गति व विस्तार में विकासशील देशों को पूरी सावधानी बरतनी होती है। इससे वे इनके लाभ तो पूरे प्राप्त कर लेते हैं, खतरों की आशंका दूर भगा देते हैं। एक बार 1991 में लागू होने के बाद केंद्र में सभी सरकारों ने आर्थिक सुधारों को जारी रखने का संकल्प दोहराते हुए इनके महत्व को स्वीकार किया है। एनडीए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल 1998 से 2004 तक में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया खूब तेज गति से जारी रखी। इसके बाद कांग्रेस नेत यूपीए सरकार ने वामपंथियों की असहमति के बाद भी आर्थिक सुधार कुछ मंद गति से ही पूरे 10 साल जारी रखे। इस बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी का ग्रहण लगने के कारण साल 2011 से आर्थिक सुधार लगभग ठहर ही गए थे। उससे देश में यह राय बनी कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आर्थिक सुधार शिथिल हो गए। उसी बीच साल 2014 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नीत एनडीए मोर्चे की फिर सरकार बनी, जो अब आर्थिक सुधारों को फिर से तेज करने की जुगत में है। इस सरकार ने आंतरिक मोर्चे पर कुछ विमुद्रीकरण जैसे कुछ वित्तीय सुधार तो किए हैं, मगर श्रम सुधार जैसी पेचीदा मुद्दे से यह भी बच रही है।
साल 1991 से 2004 तक के कार्यकाल को आर्थिक सुधारों का प्रथम चरण और उसके बाद के समय को दूसरा चरण कहा जा रहा है। मोदी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बीमा सुधारों, पेंशन सुधारों तथा विनिवेश के मोर्चों पर खासी सक्रियता दिखाई है। अपने 3 साल के शासनकाल में इस सरकार ने अनेक राज्यों के विधानसभा चुनाव जीत भाजपा की स्थिति मजबूत कर ली है। इसलिए यह कठिन सुधारों को लागू करने का जोखिम भी उठा सकती है। यदि आर्थिक सुधार कार्यक्रम पारदर्शी व सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाए, भारत जैसे 1.25 अरब जनसंख्या वाले देश की आर्थिक समस्याओं को आंशिक रूप में हल किया जा सकता है। बस कार्यक्रम व्यवहारिक, जनपक्षीय, कार्यकुशल, प्रतिस्पर्धात्मक व आधुनिक होना चाहिए। आर्थिक सुधार तो साधन है, साध्य नहीं। इसलिए इनमें कार्यकुशलता, उत्पादकता व लाभ के गुण जरूर देखे जाने चाहिए। आर्थिक सुधार इस मिलीजुली अर्थव्यवस्था वाले देश में आर्थिक संकट से प्रेरित थे, लेकिन समय के साथ उन पर राजनीतिक सहमति बन गई। आर्थिक सुधारों के बावजूद भारत में प्रशासन की स्थिति लचर ही बनी हुई है। भ्रष्टाचार रोकने की तमाम घोषणाओं के बावजूद उसकी दीमक देश के लोकतंत्र को चाटती जा रही है। प्रशासनिक सुधार लागू करके उसे भी चुस्त दुरुस्त बनाना जरूरी है। विकास और बाजार के द्वैत को समझने के साथ ही हमने राज्य की निर्णायक आर्थिक भूमिका को भी बखूबी समझा है। उनके साथ ही आर्थिक सुधारों के इतिहास, उनकी आवश्यकता और उनके प्रभाव पर भी विस्तार से बात की है। इन सुधारों ने पिछले 26 साल में देश की अर्थव्यवस्था को बेशक किसी हद तक पारदर्शी बनाने में मदद की है। उसे अपनाने में विनिर्माण, निर्यात और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तेजी आई है। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नए रोजगार पैदा हुए हैं। लेकिन देश का पेट भरने वाला सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र अभी तक उपेक्षित है। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार लागू करने की खासी आवश्यकता है। भारत की वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षा तभी पूरी हो पाएगी जब जनसंख्या स्थिरीकरण और जनता का पेट भरने की स्थायी व्यवस्था करने में हम सफल हो पाएं। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार से हैं। राज्य और विकास को समझना, राज्य एवं सामाजिक विकास पर चर्चा, राज्य एवं आर्थिक विकास को जानना, राज्य के दायित्व को समझना, बाजारवाद हो अथवा व्यापारवाद पर चर्चा, विकास और बाजार पर चर्चा, पूंजी बाजार को जानना, आर्थिक सुधार और भारत को समझना, सुधारों के स्वरूप को जानना। आज हमने विकास में राज्य और बाजार की भूमिका, आर्थिक सुधार और इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम से जुड़े आपके सुझाव और प्रश्नों का स्वागत है।